आज चंद्रमा के घर की स्थिति का अंतिम भाग है, यानी 7वें घर में चंद्रमा। बिल्कुल, 1 महीने पहले मैंने छठे घर में चंद्रमा से शुरुआत की थी और अब मैं 7वें घर में चंद्रमा के साथ समाप्त कर रहा हूँ। संयोगवश आज मकर संक्रांति भी है। मैं अपने सभी करीबी अनुयायियों और श्रोताओं को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 7वें घर के चंद्रमा वाले व्यक्ति हमेशा समाज के लिए आकर्षक होते हैं। उसमें वह करिश्माई व्यक्तित्व है जिसके माध्यम से वह अपने समुदाय में लोकप्रिय हो जाता है। वह व्यक्ति है जो एक कारण के लिए खड़ा होने और लड़ने के लिए तैयार है। वह उस तरह का व्यक्ति है जो अपने जीवन को अपने तरीके से जीना पसंद करता है। इस 20 मिनट के पॉडकास्ट में मैं 7वें घर में चंद्रमा के बारे में और जानकारी साझा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझसे बात करो, मुझसे निपटो, यह 7वें घर में चंद्रमा की स्थिति का मुख्य सार है। निवासी एक मेहनती व्यक्ति है और आगे बढ़ने और समूह का नेतृत्व करने के लिए अधिक इच्छुक है। वह भेड़िया है। हमेशा याद रखें, समूह का नेता कभी भी सबसे तेज नहीं होता। 7वें घर में चंद्रमा वाला निवासी बस विरोध या विपरीत पार्टी से निपटना चाहता है और एक सौदा बनाने वाले के रूप में उभरना चाहता है, और वह सामान्य जनता की नजरों में हीरो बनना पसंद करता है। तो इस स्थिति के साथ आप एक श्रमिक संघ के नेता, विपक्षी पार्टी के नेता को पाएंगे जो अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और उनके लिए न्याय प्राप्त करने की दिशा में काम करता है, और वह एक बहुत ही महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ भी है। एक तरह से यह स्थिति एक आकर्षक व्यक्ति को जन्म देती है जिसका मुख्य उद्देश्य जनता की नजरों में चमकना है, और यदि अन्य ग्रहों के पहलू सकारात्मक हैं तो कई बार यह व्यक्ति एक गतिशील, लोकप्रिय नेता बनने में सफल होता है जो केवल अपने हाथ उठाकर जन मासेस को एक निश्चित मिशन, एक निश्चित लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। यह मुझे हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की याद दिलाता है। उनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 7वें घर में स्थित है और वह वास्तव में भारत की सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक थीं। 7वें घर का चंद्रमा वाला व्यक्ति अपने विरोधियों से निपटने में बहुत मजबूत होता है। वास्तव में व्यक्ति अपने विरोधी को हराने में बहुत रुचि रखता है। एक तरह से दुश्मनों या विरोधियों को हराना उसके या उसके अहंकार को संतुष्ट करता है। याद रखें, चंद्रमा मन है, मन अहंकार है, और इसलिए यहाँ 7वें घर के निवास में अहंकार विरोधियों पर विजय प्राप्त करने में बहुत केंद्रित होता है। इंदिरा गांधी न केवल अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को हराने में सक्षम थीं, बल्कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान को भी हराने में सक्षम थीं। हालांकि वह वास्तव में एक महान राजनीतिज्ञ थीं, जनता की नजरों में नायक बनने का विचार उन्हें उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती, भारतीय सेना को आदेश देने की गलती की ओर ले गया। स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने के लिए सिख उग्रवादियों को परिसर से हटाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कार्रवाई में भारी तोपखाने, टैंक भी शामिल थे, का उपयोग किया। इस ऑपरेशन ने मंदिर परिसर के कुछ हिस्सों, जिसमें अकाल तख्त, श्राइन और सिख पुस्तकालय शामिल हैं, को बुरी तरह से क्षति पहुंचाई या नष्ट कर दिया। इससे कई सिख लड़ाकों और निर्दोष तीर्थयात्रियों की मौत भी हुई। हताहतों की संख्या विवादित है, जिसमें अनुमान कई सौ से लेकर कई हजार तक है। हरिजिंदर सिंह दिलगीर
एकमात्र व्यक्ति और लेखक जिन्होंने 10 खंडों में सिखों का पूरा इतिहास 30,116 पृष्ठों में लिखा है और गुरु ग्रंथ साहिब का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इस व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति, ने इंदिरा गांधी पर निम्नलिखित शब्दों में आरोप लगाया। वह उद्धृत करते हैं, इंदिरा ने मंदिर परिसर पर हमला किया ताकि वह एक महान नायक के रूप में प्रस्तुत हो सकें और 1984 के अंत में होने वाले आम चुनाव जीत सकें। यह बिल्कुल वही है जो मैंने शुरुआत में कहा था कि स्थानीय व्यक्ति खुद को एक नायक के रूप में प्रस्तुत करना पसंद करता है और इस पागल दौड़ में कई बार वे कुछ गंभीर गलतियां कर देते हैं जिनकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इंदिरा गांधी को भी अपनी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें स्वर्ण मंदिर घटना के ठीक 5 महीने बाद उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या कर दी गई। यहां इंदिरा गांधी की जन्म कुंडली पर एक त्वरित नजर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उनका चंद्रमा 7वें घर में एक अत्यधिक राजनीतिक राशि मकर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में स्थित है। वह अश्लेषा नक्षत्र के उदय के साथ पैदा हुई, जो एक विशिष्ट बुद्धीय नक्षत्र है जो स्वभाव से अत्यधिक खतरनाक और राजनीतिक भी है। यह स्थिति आदर्श रूप से एक सार्वजनिक व्यक्ति को दर्शाती है, हालांकि यह सभी कुछ कुंडली की समग्र गुणवत्ता पर निर्भर करता है। हमेशा याद रखें, एक स्थिति या युति में क्षमता हो सकती है, लेकिन क्या यह पूरी तरह से फलित होगी, यह प्रश्न में कुंडली के कई अन्य पहलुओं पर निर्भर करता है। महान अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के पास भी यह स्थिति है। उनका चंद्रमा 7वें घर में है। जिमी कार्टर को भी पुरस्कार मिला। वर्ष 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का एक महत्वपूर्ण उद्धरण है। हम एक दूसरे के बच्चों को मारकर शांति में एक साथ जीना नहीं सीखेंगे। शांति स्थापित करने के लिए आपको एक अच्छे सौदे को तोड़ने वाला होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे शांति निर्माता बन सकते हैं। 7वें घर का चंद्रमा ऐसी क्षमता रखता है कि यह महान शांति निर्माताओं को जन्म दे सकता है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर इस स्थिति का केवल एक उदाहरण है। इस स्थिति का एक विशेष ट्रेडमार्क यह है कि जीवन साथी हमेशा देखभाल करने वाले स्वभाव का होता है। निवासी का जीवन साथी माँ या पिता की तरह होता है, और यदि यह चंद्रमा राहु, केतु, मंगल या शनि द्वारा प्रभावित नहीं है तो यह एक आदर्श स्थिति है जो एक सुंदर देखभाल करने वाले विवाह साथी का संकेत देती है। आज भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर अपनी पत्नी रोसलिन स्मिथ कार्टर का समर्थन और प्यार प्राप्त करते हैं। आज 90 वर्ष की आयु में यह जोड़ा बेघर लोगों के लिए घर बनाना जारी रखता है। यह उनके लिए बहुत प्यारा है। हाँ, जिमी कार्टर और उनकी पत्नी की एक सुंदर तस्वीर है। जिमी कार्टर 96 वर्ष के अपनी पत्नी के साथ, जो लगभग 44 वर्ष की है, बेघर लोगों के लिए घर बना रहे हैं। यह विचार कि मैं भी उस समाज का कर्ज चुकाता हूं जिसने मुझे इतना कुछ दिया है, हमेशा उनके मन में रहता है। उनकी मूलभूत दर्शन यह है कि वे उस समाज को वापस दें जिसने उन्हें इतना कुछ दिया। वे अच्छे सामुदायिक नेता हैं। हमेशा याद रखें, हमें उस समुदाय को कुछ वापस देने की जिम्मेदारी है जो हमें इतना कुछ देता है। साझा करना, देखभाल करना, समुदाय से जुड़ना, समुदाय की सेवा करना और इस प्रकार पीछे की ओर नेतृत्व करने वाला नेता बनना विस्थापन की एक विशेषता है। ये स्थानीय लोग पीछे बैठने में रुचि नहीं रखते, बल्कि एक कारण के लिए खड़े होने, उसके लिए लड़ने और आगे से नेतृत्व करने में रुचि रखते हैं। वे वास्तव में अग्रणी नेता हैं।
उनका नारा है, मैं समूह का अनुसरण नहीं करता, मैं इसका नेतृत्व करता हूँ। सातवें घर का चंद्रमा अक्सर सेक्स में गहरी रुचि लाता है। ये लोग विपरीत लिंग द्वारा प्रेरित होते हैं। इस स्थिति वाले पुरुष को एक आकर्षक सुंदर महिला की ओर आसानी से आकर्षित किया जाएगा और इस स्थिति वाली महिला भी एक आकर्षक और आकर्षक पुरुष की ओर आकर्षित होगी। कभी कभी ही हम देखते हैं कि इस स्थिति वाला पुरुष या महिला विवाह या वैवाहिक सुख से वंचित होता है। सेक्स का आनंद लेने के अवसर उनके जीवन में कई बार आते हैं। कुछ मामलों में विवाहेतर प्रेम संबंध को ही नकारा नहीं जा सकता। हालांकि यदि चंद्रमा सातवें घर में केतु के साथ है तो जातक अपने साथी को यौन संतोष प्रदान करने में असमर्थ होता है। जल्दी स्खलन या पूर्वकालिक स्खलन इस स्थिति का एक सामान्य लक्षण है। सातवें घर में चंद्रमा केतु की स्थिति पुरुष को नपुंसक नहीं बनाती। वह नग्न महिला को देखकर उत्तेजित हो सकता है, लेकिन जब असली सेक्स का कार्य होता है तो वह जल्दी स्खलित हो जाता है, जिससे उनका यौन साथी असंतुष्ट रह जाता है। हालांकि जब चंद्रमा अकेला होता है या जब चंद्रमा सातवें घर में राहु या मंगल के साथ होता है तो ऐसा पुरुष हर समय सेक्स चाहता है। उसे अपनी पत्नी या प्रेमिका की यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होती। सातवें घर में चंद्रमा केतु के संयोग का एक विशेष परिणाम यह है कि वास्तविक यौन क्रिया के दौरान अंतिम क्षण में जब बिस्तर का साथी चरमोत्कर्ष पर पहुंचने वाला होता है तब व्यक्ति जल्दी स्खलित हो जाता है, जिससे बिस्तर का साथी असंतोष में रह जाता है और चरमोत्कर्ष प्राप्त नहीं कर पाता। हालांकि जब चंद्रमा सातवें घर में अच्छी स्थिति में होता है तो यौन सुख की प्रचुरता का वादा किया जाता है। यदि कुंडली वास्तव में अच्छी है तो विवाह साथी पर्याप्त से अधिक होता है। व्यक्ति की यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए इस प्रकार एक फलदायी और सुखद विवाह जीवन की ओर ले जाता है। हमेशा याद रखें, सेक्स विवाह नहीं है। हालांकि सेक्स विवाह का एक हिस्सा है। कहा जाता है कि यौन स्पर्श विवाहित जीवन का मिठाई है। मिठाई वह मीठा व्यंजन है जो भोजन के अंत में खाया जाता है, जैसे कि मीठा पुडिंग। इसी तरह सेक्स एक मीठा व्यंजन है जो विवाह जीवन को मजबूत करता है। सातवें घर में चंद्रमा हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी या देश के प्रचलित कानूनों के खिलाफ होता है। व्लादिमीर लेनिन भी रूसी राजशाही के खिलाफ थे। वह एक रूसी क्रांतिकारी, एक राजनीतिज्ञ और रूस का शासक बनने वाला व्यक्ति था। उनके प्रशासन के तहत रूस एक पार्टी समाजवादी राज्य बन गया, जिसे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा शासित किया गया। एक मार्क्सवादी, उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा का एक रूप विकसित किया जिसे लेनिनवाद के रूप में जाना जाता है। व्लादिमीर लेनिन का चंद्रमा सातवें घर में था। ठीक इंदिरा गांधी की तरह वह भी अश्लेषा नक्षत्र के उदय के साथ पैदा हुए थे। अश्लेषा नक्षत्र वास्तव में एक खतरनाक नक्षत्र है। एक नाग जो या तो प्रणाली से विष निकाल सकता है या प्रणाली में विष डाल सकता है। इंदिरा गांधी भी एक तानाशाह बन गईं जब उन्होंने भारत में आपातकाल की घोषणा की, और व्लादिमीर लेनिन किसी भी तरह से एक तानाशाह थे, एक कम्युनिस्ट तानाशाह जिन्होंने रूस पर शासन किया। कई आलोचकों ने उन पर एक तानाशाही स्थापित करने और राजनीतिक दमन और सामूहिक हत्याओं का आदेश देने का आरोप लगाया। यहाँ व्लादिमीर लेनिन की जन्म कुंडली पर एक त्वरित नजर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चंद्रमा केतु के साथ सातवें घर में है। केतु सरलता से सभी सीमाओं को काटता है जो समाज को दमित करती हैं। लेनिन ने गर्भपात को वैध करके और इसे कारखाने के श्रमिकों के लिए मुफ्त बनाकर रूसी समाज में क्रांति लाई। उन्होंने वैवाहिक या अवैवाहिक बच्चों को समान दर्जा दिया।
शादी धर्मनिरपेक्ष हो गई, तलाक को सरल और सुव्यवस्थित किया गया, विवाह के बाहर सेक्स को कलंक मुक्त किया गया, पुरुष समलैंगिकता को अपराध मुक्त किया गया। लेनिन के कम्युनिस्ट नेतृत्व में सोवियत रूस ने कई ऐसे कानून बनाए जो स्वभाव से काफी आधुनिक और असामान्य थे। तीसरे, अमेरिकी राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन का जन्म भी चंद्रमा के 7वें घर में हुआ था और 37वें अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन का भी। कुल मिलाकर यह स्थिति स्वभाव से बहुत सामाजिक होती है। व्यक्ति को कोने में बैठना पसंद नहीं होता, बल्कि वह खड़ा होकर समूह का नेतृत्व करेगा, खासकर यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा का अच्छा पहलू हो। यह स्थिति एक ऐसे योद्धा का संकेत देती है जो लड़ाई करना पसंद करता है लेकिन हार मानना नहीं चाहता। तो ऐसा व्यक्ति आमतौर पर कभी हार नहीं मानता, और क्योंकि वह कभी हार नहीं मानता, वह अवसर पर उठता है और अपने समुदाय, अपने देशवासियों की मदद करता है। इसलिए यह स्थिति एक सच्चे योद्धा को जन्म देती है। हमेशा याद रखें, एक सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। केवल एक सच्चा योद्धा आध्यात्मिक पथ पर चल सकता है, क्योंकि आध्यात्मिकता का मार्ग इस भौतिक दुनिया के मार्ग से कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। आपको एक महान जुआरी होना चाहिए, आपको एक महान जोखिम लेने वाला होना चाहिए। एक व्यवसायी योद्धा नहीं बन सकता, क्योंकि एक व्यवसायी स्वभाव से हमेशा गणनात्मक होता है, और क्योंकि एक व्यवसायी योद्धा नहीं बन सकता, वह आध्यात्मिक पथ पर भी प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि वह अपनी गणनात्मक सोच को छोड़ नहीं देता। हमेशा याद रखें, व्यवसाय का मतलब है एक मानसिकता जो हमेशा मोल भाव करती है, कम देने और अधिक पाने की कोशिश करती है। जब आप व्यवसाय कहते हैं तो इसका यही मतलब है, कम देने और अधिक पाने की कोशिश करना, हमेशा मोल भाव करना, हमेशा लाभ के बारे में सोचना। एक योद्धा फिर से एक मानसिकता की गुणवत्ता है। यह जुआरी की गुणवत्ता है, मोल भाव करने वाले की नहीं। वह गुणवत्ता जो सब कुछ दांव पर लगा सकती है, एक गैर समझौता करने वाली मानसिकता। हमेशा याद रखें, अगर एक व्यवसायी ज्ञान की बात करता है तो वह इसे एक वस्तु के रूप में सोचता है, जैसे कई अन्य वस्तुएं। उसके पास एक सूची है, उसे एक बड़ा महल बनाना है, उसे यह और वह खरीदना है, और अंत में उसे ज्ञान भी खरीदना है। लेकिन ज्ञान हमेशा आखिरी होता है। जब सब कुछ हो जाता है, तब जब करने के लिए कुछ नहीं बचता, तब ज्ञान भी खरीदा जाना है, क्योंकि वह केवल पैसे को समझता है। एक ऐसा व्यवसाय था और वह एक अरबपति था, शहर का सबसे अमीर आदमी, और वह महावीर के पास आया। महावीर का मतलब है एक योद्धा, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने आप को जीत लिया है। और इसलिए अमीर व्यवसायी ने महावीर से कहा, मैं ध्यान के बारे में बहुत सुन रहा हूँ, और जब से आप यहाँ हैं, आपने लोगों में एक उन्माद पैदा कर दिया है। हर कोई ध्यान के बारे में बात कर रहा है। ध्यान क्या है? इसकी कीमत कितनी है? और क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? महावीर ने संकोच किया तो आदमी ने कहा, क्या आप इसकी कीमत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते? आप बस कहिए और मैं भुगतान कर दूंगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। इस आदमी से कैसे बात करें? महावीर ये सोचकर परेशान थे कि उन्हें उसे क्या कहना चाहिए। आखिरकार महावीर ने कहा, आप जाइए, आपके शहर में एक आदमी है, एक बहुत गरीब आदमी। वह अपनी ध्यान बेचने के लिए तैयार हो सकता है। उसने उपलब्धि हासिल की है, वह गरीब है, वह इसे बेचने के लिए तैयार हो सकता है।
आदमी ने महावीर का धन्यवाद किया और वह गरीब आदमी के पास दौड़ पड़ा, उसके दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, आपकी ध्यान साधना के लिए आप कितना चाहते हैं? मैं आपकी ध्यान साधना खरीदना चाहता हूँ। आदमी हंसने लगा। उसने कहा, तुम मुझे खरीद सकते हो, यह ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी ध्यान साधना कैसे दे सकता हूँ? यह मेरे अस्तित्व की एक गुणवत्ता है, यह एक वस्तु नहीं है। लेकिन व्यापारी हमेशा इस तरह से सोचते रहे हैं। वे खरीदने के लिए दान करते हैं, वे खरीदने के लिए मंदिर बनाते हैं, वे देते हैं, लेकिन उनका देना कभी भी सच्चा देना नहीं होता। यह हमेशा कुछ पाने के लिए होता है। यह एक निवेश है। उथले लोग आते हैं और पूछते हैं, आप ध्यान से क्या हासिल करेंगे? एक बार एक महिला ने मुझसे कहा, मैं अपने भविष्य के बारे में जानने में रुचि रखती हूँ, लेकिन कृपया मुझे ध्यान के बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि मुझे ध्यान से क्या मिलेगा? यही उथले लोगों की सोच है। उनका पूरा जीवन एक अर्थव्यवस्था है। यह इस बात की गणना है कि कितना पैसा अंदर आया और कितना पैसा बाहर गया। कभी कभी मुझे ऐसे उथले पुरुषों और महिलाओं के लिए अफसोस होता है जो लगातार कुछ पाने के पीछे रहते हैं। एक योद्धा लाभ के पीछे नहीं होता, एक योद्धा एक शिखर के पीछे होता है, अनुभव के शिखर के पीछे। जब दो योद्धा तलवार से लड़ते हैं तो उनके पास सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं होता। वे बिना मन की अवस्था में लड़ते हैं। ये बिना मन की अवस्था बुद्ध की अवस्था है। जब आप अपने जीवन को एक योद्धा बनकर जीते हैं तो आपके पास बुद्ध बनने की सभी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि एक समय गौतम बुद्ध भी एक महान योद्धा थे। वह एक राजकुमार थे, क्षत्रिय, वह प्रधान सिद्धार्थ थे। हमेशा याद रखें, एक व्यापारी का गणनात्मक मस्तिष्क आपको भगवान के अनुभव को प्राप्त करने में मदद नहीं कर सकता। ईश्वर सबसे बड़ा जोखिम है और गणित के माध्यम से आप नहीं पहुंचेंगे। केवल अंतिम जोखिम उठाकर जो कुछ भी आपके पास है उसे दांव पर लगाकर आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। और आप अज्ञात को नहीं जानते। जात को आप जोखिम में डालते हैं और अज्ञात को आप नहीं जानते। एक योद्धा सब कुछ दांव पर लगा सकता है। वह जोखिम उठा सकता है, वह पहले कूद सकता है और बाद में सोच सकता है। आध्यात्मिक पथ पर गुरु ऐसे योद्धाओं की तलाश करते हैं, न कि व्यापारियों की। हमेशा याद रखें, चालाक मत बनो। कोई बच्चा कभी व्यापारी नहीं होता। एक व्यापारी चालाक दिमाग होता है। कोई बच्चा कभी व्यापारी नहीं होता। और एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो व्यापारी न हो। हर बच्चा एक योद्धा होता है और हर बूढ़ा व्यक्ति एक व्यापारी होता है। कैसे हर योद्धा एक व्यापारी बनता है, यह एक लंबी कहानी है। पूरा समाज, शिक्षा, संस्कृति और मानसिकता आपको और अधिक डरपोक बनाते हैं। आप जोखिम नहीं उठा सकते और जो कुछ भी सुंदर है वह जोखिम भरा है। प्यार एक जोखिम है, जीवन एक जोखिम है, भगवान एक जोखिम है। एक अच्छी गुणवत्ता वाला जन्म कुंडली जिसमें चंद्रमा 7वें घर में हो, वास्तव में जन्म दे सकता है। एक महान योद्धा, एक महान क्रांतिकारी के लिए जिसे अपने दिल का पालन करने का साहस है, जो अपने समुदाय के लिए लड़ने का साहस रखता है और जो अपने पूरे जीवन को अपने आप होने के नाते जीने का साहस रखता है। और क्योंकि ये निवासी अपने आप होने के नाते जी सकते हैं, वे दुनिया को अच्छे के लिए बदल सकते हैं। इसलिए इस दुनिया को सामाजिक सुधारकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक क्रांतिकारियों और प्रेरणादायक नेताओं की आवश्यकता है जो इस सुंदर ग्रह को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बना सकें। हमेशा याद रखें, अपने आप होने के नाते आप वास्तव में दुनिया को बदलते हैं और इसलिए संदेश सरल है। अलग बने रहें, अद्वितीय बने रहें, अपने आप बने रहें, अपनी अजीबियत को अपनाएं, अपने दिल का गीत गाएं और
अपने जीवन को पूरी तरह से जिएं। एक आदमी उस क्षण सुंदर बन जाता है जब वह खुद को पूरी तरह से स्वीकार करता है। अपने आप को स्वीकार करें, आप सुंदर हैं। जय श्री गणेश, जय गुरु। ऊं गम नमः एयुम गम गणपतये नमः। एयुम गम गणपतये नमः।